हेलो गाइज, नमस्कार। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर तथा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम पढ़ रहे थे गुलाम वंश के बारे में, जिसमें कि हमने पिछली वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखा था। ठीक है, तो हम उसका नेक्स्ट करेंगे और आज इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जब 1210 में होती है ना, तो उनका एक पुत्र रहता है जिसका नाम था आराम शाह। वो गद्दी पे बैठता है बट वो अयोग्य था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जनता में धीरे धीरे उसके खिलाफ रोष उत्पन्न होने लगता है और विद्रोह शुरू हो जाता है जगह जगह। जब विद्रोह शुरू हो जाता है तो इसका मौका उठाता है उसका एक गुलाम रहता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और वह ऐबक का दामाद भी था दोस्तों। ठीक है, तो उसने क्या किया कि इससे आक्रमण करके इसको पराजित कर दिया आराम शाह को, और पराजित करके खुद गद्दी पर बैठ गया। तो 1210 में इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा। मुश्किल से 2-3 महीने ही आराम शाह गद्दी पे बैठा रहा था। तो ऐबक का दामाद भी है ये, प्लस गुलाम भी है, ध्यान रखिएगा इसको। 1210 में बैठा और 1236 तक शासन किया, आराम शाह को पराजित किया। ठीक, यह जो है ना इलवरी जनजाति का तुर्क था और शमसी वंश का था। कौन से वंश का? शमसी। ध्यान रखिएगा, को पूछे अगर वंश पूछे तो शमसी, और किस जनजाति का था तो इलवरी जनजाति का तुर्क था। ध्यान रखिएगा इसको दोस्तों। इसे ना 1 लाख जीतल में ख़रीदा गया था। ठीक है, और इसे ही गुलामों का गुलाम भी बोलते हैं। गुलाम क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, ये खुद गौरी का गुलाम था। गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीदा था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस इल्तुतमिश को ख़रीदा था। तो हो गया ना गुलाम एक दूसरे को खरीद रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ देखिए कि इसको मतलब इक़्तिदारी दी गई थी। ठीक है, तो क्रम से पूछता है कि इसका क्रम बताइए, मतलब सबसे पहले कहाँ की इक़्तिदारी दी गई थी, तो इस तरह से क्रम पूछता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इन्हें ग्वालियर की इक़्तिदारी मिली, उसके बाद बुलंदशहर की इक़्तिदारी मिली, उसके बाद बदायूं की इक़्तिदारी मिली। ठीक है, और सुल्तान बनने के समय ना ये बदायूं का ही गवर्नर था। लास्ट में जब सुल्तान ये बना तो तब उस समय ये बदायूं का गवर्नर था। इसको ध्यान रखिएगा, पूछता है एग्जाम में कि सुल्तान बनने समय बदायूं का इक़्तिदार कौन था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, देखिए क्या है ना कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो हो चुकी थी, कहने का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही, बट इसका वास्तविक संस्थापक है ना ये हम इल्तुतमिश को मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं ना कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने के बावजूद भी लाहौर में रहता था। हमेशा ताजुद्दीन एल्दौज के डर से दिल्ली आता ही नहीं था, वह लाहौर में ही छिपा रहता था अपने अमीरों के बीच में। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी है, वो छिपा रहता है हमेशा लाहौर में, तो कोई मतलब नहीं रह गया ना कि ढंग से शासन व्यवस्था हो या फिर उस टाइप से हो। तो इसने क्या किया कि लाहौर से दिल्ली को राजधानी पर मतलब चेंज कर दिया, और वास्तविक स्थापना जो है दिल्ली सल्तनत की इसी ने किया था। ध्यान रखिएगा इसको। 1205-6 में खोखरो जनजाति विद्रोह से मुक्ति। देखिए क्या होता है ना कि 1205 और 6 में मोहम्मद गौरी जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक को लिया और इल्तुतमिश को लिया, दोनों को लेकर के खोखरो जनजाति से लड़ाई करता है। और उस जनजाति की लड़ाई में इल्तुतमिश बहुत ही वीरता से लड़ता है, बहुत अच्छे से लड़ता है। मतलब ये सब देख करके गौरी प्रसन्न हुआ उससे, और ऐबक को बोला कि इसको दास्ता से मुक्त कर दो, इसे गुलामी से मुक्त कर दो। तो फिर उसके बाद ऐबक ने इसे मुक्ति पत्र दिया और हमेशा के लिए गुलामी से मुक्त कर दिया था। ध्यान रखिएगा, पूछ देता है एग्जाम में कि मुक्ति इसको दास्तान से कब मिली, तो 1205-6 के आसपास। इसे देखिए ऐबक का दामाद और गुलाम। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है, गुलाम भी था और शादी अपनी पुत्री कर दिया था उससे। गुलाम चालीसा गठन, देखिए दोस्तों इसमें गुलाम चालीसा ना ये जो है इसमें गुलाम रहते हैं। कितने गुलाम? 40 गुलाम रहते हैं, उन्हीं को सरदार भी बोला जाता था। तो उसका गठन किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, जिसे बाद में बलबन ने अपने समय में इसको तोड़ दिया था, क्योंकि इसमें बहुत षड्यंत्र रचे जा रहे थे राजकाज चलाने के लिए ना, जो भी राजा के विरुद्ध ही षड्यंत्र रचे जा रहे थे। तो बलबन जो था ना ये बहुत चालाक था, बुढ़ा बहुत चालाक था, और उसने उसको पता था कि कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो जब वो राजा बनता है तो उसको पता है कि फिर मेरे ऊपर भी षड्यंत्र रचा जाएगा, इसलिए अपने समय में इसे तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया ये सब गुलाम चालीसा गठन जो भी गठन हुआ था। अच्छा, कोई बता सकता है तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? प्रथम पढ़ा है, द्वितीय पढ़ा है, तृतीय नहीं पढ़ा, तो आज पढ़ लीजिए ना।
करना क्या है। तराइन के तृतीय युद्ध 1215 में हुआ था। किससे हुआ था दोस्तों? इल्तुतमिश से और एल्दौज के बीच में हुआ था, जिसमें कि इल्तुतमिश जीत जाते हैं और एल्दौज हार जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, खलीफाओं द्वारा पहली बार सुल्तान की मान्यता इनको मिली 1229 में। दोस्तों उस समय जो था ना, जो खलीफा रहते थे वो कहीं का भी राजा हो, जब राजा बनता तो उसको मान्यता देते थे। अगर मान्यता देते थे कि हाँ आप तुम सुल्तान हो, सम्राट हो, तो जनता उनको अपना सम्राट मानती थी। अगर वो कहते कि नहीं हम तुम्हें मान्यता नहीं देंगे, तो मतलब जनता उनको नहीं मानती थी। हालांकि भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत कम होता था। जो राज्य खलीफा के आसपास थे, जैसे जो खलीफा रहते थे ये आपके बगदाद साइड में रहते थे, ईरान इराक अरब के आसपास में रहते थे, वहाँ पे खलीफा रहते थे। तो उधर के आसपास एरिया में जो भी राजा बनता था तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता था कि खलीफा की मान्यता प्राप्त करे कि वो सुल्तान है नहीं है, ठीक है। तो सुल्तान कोई बनता था तो वो खलीफा की मान्यता लेता था। लेकिन भारत जो कि बहुत दूर था बगदाद से, तो यहाँ पर उतना जो खलीफा का प्रभाव है जनता के बीच नहीं हो पाया। और उसके बाद यहाँ पर हिंदू भी रहते थे, हिंदू जैन बौद्ध भी रहते थे, मुस्लिम बहुत कम थे। तो उस समय मतलब कोई ज़्यादा मतलब उतना प्रभाव नहीं पड़ा कि फिर मुस्लिम की खलीफा की मान्यता अगर स्वीकार नहीं करेगा तो फिर यहाँ की जनता विद्रोह करेगी, ऐसा कुछ नहीं था। बट ले लेते थे लोग मान्यता। तो ध्यान रखिएगा, सब पूछता है एग्जाम में कि सबसे पहले बार सुल्तान की मान्यता किसने प्राप्त की? खलीफाओं से। तो इल्तुतमिश ही थे, ठीक है। एक मिनट। शुद्ध अरबी के सिक्के पहली बार, सबसे पहली बार इन्होंने ही चलाया था। शुद्ध अरबी के सिक्के सबसे पहली बार, ध्यान रखिएगा, शुद्ध अरबी के सिक्के सबसे पहली बार। चांदी का टका चलाया था, 175 ग्रेन का था। और तांबे का जीतल भी चलाए थे। प्लस उसके बाद टकसाल और खुद का नाम, सिक्कों पे टकसाल का नाम लिखने की शुरुआत हुई। टकसाल का नाम लिखने का मतलब दोस्तों, सिक्के जो होते थे ना, जिस टकसाल में ढाले जाते थे उसी मतलब को उस टकसाल का नाम सिक्कों पे लिखा जाता था। प्लस इल्तुतमिश अपने नाम का भी सिक्का चलवाया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, ये जो एल्दौज था ना दोस्तों, ये दिल्ली का दावेदार था, दिल्ली को मतलब दिल्ली पर दावेदारी करता था। हालांकि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, इसी के डर की वजह से दिल्ली आता ही नहीं था, लाहौर में छिपा रहता था। तो वही एल्दौज है। आइए उसके बारे में हम जानते हैं थोड़ी सी। देखिए क्या है ना कि एल्दौज जो था इसने गजनी पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर अपना शासन व्यवस्था चलाने लगा। फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद ख्वारिज़्म शाह का आक्रमण होता है ताजुद्दीन एल्दौज पर गजनी में। ख्वारिज़्म शाह दोस्तों बहुत खतरनाक था, बहुत खतरनाक शासक था। वह मतलब इतनी भयंकर मारकाट मचाता था ना जहाँ पर विजिट करता था कि वहाँ की प्रजा डर जाती थी, बहुत बुरी तरह से डर जाती थी। अब आप ही सोचिए ना, कोई राजा आपके देश पे आक्रमण किया, आपके राज्य पे आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद जीत जाता है, उसके बाद बहुत बुरी तरह से मारकाट मचाने लगता है, तो सहम नहीं जाओगे आप। वही चीज़ है, तो बहुत बुरी तरह से लड़ाई करता था ये, जिस राज्य पर मतलब अधिकार कर लेता था। तो देखिए क्या होता है ना कि फिर मतलब गजनी में लड़ाई होती है लोगों के बीच में, लेकिन ख्वारिज़्म शाह जो होता है वो जीत जाता है और इसमें एल्दौज हार जाता है। जब हार जाता है एल्दौज, तो एल्दौज समझ जाता है कि ख्वारिज़्म शाह हमसे मतलब तगड़ा है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है कि अपनी बची खुची सेना लेकर के सोचा कि चल करके इल्तुतमिश को फ्री में ही मार पीट दे, मतलब वहाँ पर दिल्ली में कब्जा कर ले। इसे इल्तुतमिश की मतलब सेना का अंदाज़ा नहीं था, उसकी शक्ति का अंदाज़ा नहीं था। इन्हें लगा कि ऐसे ही इल्तुतमिश से चल करके मार पीट करके वहाँ पर शासन कर लेंगे। तो जो बची खुची सेना थी वो लेकर के पहुँच आए दिल्ली, और दिल्ली पहुँच आए तो यहाँ पर हुआ तराइन का तीसरा युद्ध हुआ 1215 में एल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में, ठीक है। इसी बीच मतलब लड़ाई तो होती है, बट इल्तुतमिश जो हैं ये जीत जाते हैं और एल्दौज का यहीं पर कहानी ख़त्म कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब कि देखिए एक जो गुलाम था गौरी का, जिससे डर लगता था हमेशा कि नहीं दिल्ली पे कब्जा न कर ले, तो उसका काम तो ख़त्म कर दी इल्तुतमिश। दूसरा एक गुलाम थे कुबाचा, जिसे मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिससे अपनी बहन की शादी कर दी थी। तो क्या है ना कि इल्तुतमिश को अभी भी लगता था कि हो सकता है कुबाचा हमारे ऊपर ना आक्रमण कर दे। बट दोस्तों जैसे कुबाचा था ने बड़ा थोड़ा शादी होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जैसे ही शादी आदि करके मिला लिया, तब से बहुत शांत पड़ गया था। इसका कोई मतलब राज्य विस्तार करने कोई मतलब नहीं था,
ये मुल्तान सिंध में पड़ा रहता था, बस सोचा कि बस यही है हमारी जो भी चीज़ें, बस मुल्तान और सिंध, हम नहीं जाएंगे किसी पे आक्रमण करने। बट जानते हैं ना, इल्तुतमिश को डर सता रहा था, तो क्या किया कि इस पे भी अपनी सेना भिजवा करके आक्रमण करवा दिया और वहाँ पे कुबाचा पर मतलब जीत हासिल कर ली। ठीक है दोस्तों, अब कुबाचा को बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा अजीब ढंग से लगा कि देखो मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा था, चुपचाप अपने शासन देख रहा था, और ये इल्तुतमिश है की सेना भेज करके हमारे ऊपर आक्रमण करवा दिया 1228 में। तो दोस्तों फिर इसने ना पता नहीं क्या इसके माइंड में आया, यह सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया। क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। सोचिए, मतलब आत्महत्याएं उस समय भी करते थे लोग क्या। चलिए, डिप्रेशन का शिकार हो गए थे बहुत ज़्यादा। अच्छा एक बात बताओ आप लोग कि सबसे पहली बार आत्महत्या किसने किया था? सबसे पहली बार आत्महत्या किसने किया था? हमने पिछली वीडियो में देखा, एक जयपाल नामक राजा थे जो कि महमूद गजनवी से हारने के बाद ना वो नदी में कूद करके अपनी जान दे दिए। इसलिए दे दिए कि जो महमूद गजनवी के पिताजी थे वो ऑलरेडी मतलब कि जयपाल को हरा नहीं पाए, जयपाल से हार के ही गए। तो इनको लगा कि जब इसका बाप हमको नहीं हरा पाए, इसके पिताजी हमको नहीं हरा पाए, तो उनका लड़का हमको हरा के चला गया। ये तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। तो इनको बड़ा गहरा सदमा लगा और जाकर के नदी में कूद गए। ध्यान रखिएगा, जयपाल पहले व्यक्ति थे आत्महत्या करने वाले। एक मिनट। उसके बाद देखिए क्या है, चंगेज खां। चंगेज खां जो था ये एक मंगोल आक्रमणकारी था, और आप लोगों ने मंगोलों के बारे में पढ़ा, ये कितने खतरनाक रहते थे लोग, बहुत खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। अरे वो इतने खतरनाक दोस्तों ना कि मतलब जिस रास्ते से लोग जाते थे ना वहाँ पर बुरी तरह से तबाही मचाते थे। कोई अगर क्या मजाल कि कोई शहर रास्ते में पड़ जाए, अगर पड़ जाए ना तो वहाँ पर बहुत बुरी तरह से आप सोच भी नहीं सकते। अरे इसका इतिहास चंगेज खां की अगर देखें ना तो अरे इसने अपनी ज़िंदगी में कम से कम करोड़ों मर्डर करवाए, करोड़ों मर्डर करवाए। सोचिए कितना बड़ा नरसंहार करवाया। आज के समय नहीं, 900,000 वर्ष पहले की बात है ये सब। अब सोचिए, धन्य है। जब ये बचपन में दोस्तों अपने भाई बहनों के साथ छोटा था, मुश्किल से 7-8 साल का, खेल रहा था, तो इसके घर में मछली बनी थी। ठीक है, इसके घर में मछली बनी थी। तो क्या हुआ ना कि इसके छोटे भाई मतलब इसके भाई ने इसकी मछली चुरा कर खा ली। अब जैसे होता है ना कि 7-8 साल के हम ही लोग जब बच्चे थे, या फिर कोई भी बच्चा हो, तो क्या काम करते हैं ना कि अगर कुछ घर में कुछ वैसा खाने पीने वाली चीज़ रखी रहती, अच्छी चीज़ें, तो हम लोग अपने भाई के हिस्सा मार जाते हैं। ठीक है, गटक जाते हैं। तो वैसे इसके भाई ने उसकी मछली चुरा कर खा ली। जब मछली चुरा खा ली, इसको इतना गुस्सा आया कि उसकी हत्या कर दी। ये थे हमारे चंगेज खां। सोचिए कितना बड़ा गुस्सैल था। आइए देखते हैं फिर। तो चंगेज खां ने ख्वारिज़्म शाह पर आक्रमण करके उसे हरा दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि ख्वारिज़्म शाह का पुत्र रहता है जलालुद्दीन मकबन्नी। यह भागते 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 इल्तुतमिश के पास आया और इससे शरण मांगी। इल्तुतमिश ने सीधे मना कर दिया, बोला कि भाई हम नहीं कर सकते तुम्हारी मदद, समझो हमारी बात को। और इसके पीछे जलालुद्दीन मकबन्नी के पीछे पीछे इसका पीछा करते हुए मंगोल आक्रमणकारी मंगोल सेना भी आ रही थी इसको पकड़ने के लिए। तो इल्तुतमिश ने सीधे मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते, मतलब आपकी रक्षा, ठीक है जो भी है। पता है इल्तुतमिश ने क्यों मना किया? मना इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी इनको पता था ख्वारिज़्म शाह बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दुष्ट आत्मा है, बहुत मतलब बुरी तरह से जिस राज्य में आक्रमण करता है मार काट बचाता है। लेकिन चंगेज खां की लड़ाई में हमें ये पता चलता है कि जब चंगेज खां इससे जीत गया लड़ाई, तो चंगेज खां उससे भी खतरनाक है। ठीक है, अगर हम इसको शरण देते हैं, जलालुद्दीन मकबन्नी को बचाते हैं, तो पक्का चंगेज खां हमको छोड़ेगा नहीं, वो आक्रमण करेगा मेरे पर। इसकी डर के वजह से इल्तुतमिश ने उसको मतलब अपने पास नहीं रखा, उसको शरण ही नहीं दिया। हालांकि वो शरण दे सकता था दोस्तों, क्योंकि जो जलालुद्दीन मकबन्नी थे ना, इन्हीं के पिता की वजह से, मतलब ख्वारिज़्म शाह की वजह से ही तो ताजुद्दीन इल्दौज को हरा पाए इल्तुतमिश। अगर ताजुद्दीन इल्दौज को ख्वारिज़्म शाह नहीं हराता तो जल्दी दिल्ली नहीं आता, तो फिर तो सिंपल सी बात है, इल्तुतमिश से लड़ाई ना होती और ना हरा पाते। तो ध्यान रखिएगा, इनकी अगर राज्य क्षेत्र की बात करें तो इनका राज्य जो था इल्तुतमिश का, मुल्तान से लेकर के बंगाल तक था। ठीक है,
प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासन मतलब जो भी है चलाने के लिए अपने राज्य को, शासन व्यवस्था को 40 सरदारों के दल का गठन किया। इसे गुलाम चालीसा दल कहते हैं तथा तुर्काने चिहलगानी भी कहते हैं। दोस्तों इन्हें जो है ना एक बगदाद के खलीफा थे अल मुस्तसीर बिल्ला सुल्तान को उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खलीफा का नाम था अल मुस्तसीर बिल्ला। और इनके निर्माण कार्य की अगर हम बात करें तो देखिए इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, सिर्फ एक मिनट दोस्तों, हाँ, एक मंजिल, जो सिर्फ एक मंजिल का निर्माण करवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और उसके बाद 2 से 4 मंजिल तक इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हौज शमसी तथा शमसी ईदगाह बदायूं में बनवाया था। और 1229 में क्या होता है कि इनके दोस्तों ज्येष्ठ पुत्र थे नसीरुद्दीन महमूद, उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु होने के बाद एक मकबरा बनवाते हैं जिसे सुल्तान गढ़ी का मकबरा कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया लगता है, अभी भी देखेंगे तो बहुत सुंदर गजब का मकबरा है, देखिएगा अभी भी है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। इसे सुल्तान गढ़ी का मकबरा कहते हैं। और भारत में ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत में तुर्कों द्वारा बनाया गया प्रथम मकबरा था। दोस्तों भारत में तुर्कों द्वारा बनाया गया प्रथम मकबरा था। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, कमेंट में ऑप्शन मतलब आंसर दीजिएगा। भारत में तुर्कों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद कौन सी थी? प्लीज़ कमेंट में ऑप्शन दीजिए। ठीक है, हमने उसके बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा है, तो आंसर देना ज़रूरी बन जाता है आप लोगों का, अगर नहीं पढ़े होते तो कोई बात नहीं। अतार किन का दरवाज़ा बनवाया था? नागौर राजस्थान में। ठीक है, और इसी दरवाजे से प्रेरित होकर के, अतार किन दरवाजे से प्रेरित होकर के अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है दोस्तों? फतेहपुर सिकरी में, और यह दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा। उसके बाद देखिए इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है। ठीक है, और ये स्क्रिच शैली में बना है। इल्तुतमिश का मकबरा स्क्रिच शैली में बना है तथा स्क्रिच शैली में बना भारत का पहला मकबरा है, ध्यान रखिएगा। अच्छा आप लोगों को एक मतलब बात कहनी थी आप लोगों से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्लीज़ वीडियो भगाइएगा नहीं। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा। मैं शेयर सब्सक्राइब और लाइक के लिए नहीं बोल रहा, ठीक है ना, आपको भले के लिए ही बोल रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सुननी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है इस समय कोविड का कहर चल रहा है पूरी दुनिया भर में, जहाँ देखो तहाँ बस आकस्मिक मृत्यु, ऐसे ऐसे लोग मर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे लोग मर रहे हैं, 20 साल 25 साल 30 साल के युवा मर रहे हैं कि इतने बुरे दिन आ गए हैं माता पिता के कि उनके सामने उनका जवान बेटा टपक जा रहा है कोविड की वजह से। लेकिन फिर भी पता है हमारे भारत में इसे सरकार की साजिश बता रहे हैं लोग। ठीक है, खुद तो बहकावे में है ही, दूसरों को भी बहकावे में ला रहे हैं। चलिए ठीक है, आपके हिसाब से ये सरकार की साजिश है, हमारी सरकार तो सिर्फ भारत में ही है ना, तो ये कोविड तो पूरी दुनिया में फैला है, क्या पूरी दुनिया में साजिश हो रही है? तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए, अपने तो अपने दूसरों को भी मतलब लपेट ले रहे हैं उसी में, दूसरों को भी बहकावे में डाल कर उनकी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं। आपको इतना मतलब बता दूं कि आप लोग को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि हमने इस कोविड की वजह से कितने महान महान व्यक्तियों को खोया है, जिसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। पिछले कोविड में आपने देख लो कितने बड़े बड़े अभिनेता, कितने बड़े बड़े राजनेता इस कोविड की वजह से ही हमें खोने पड़े। क्या उनकी भरपाई कर पाएगा? हो पाएगी उनकी भरपाई? नहीं होगी ना दोस्तों। जब अपने पर आता है ना, एक बात बताऊं, जब अपने पर आता है, जब कोविड का कहर आपके सगे संबंधियों पर आएगा जिस दिन ना, उस दिन आपको इसका एहसास होगा। अभी तो आपको कुछ भी नहीं लग रहा, अभी तो बस मज़े लीजिए, मजाक उड़ाइए कोविड का। ठीक है, सीरियस मत लीजिए। लेकिन ये सच है, जिस दिन आपके ऊपर आएगा उस दिन आपको समझ में आएगा, उस दिन सीरियस हो जाओगे आप। अभी भी आप लोग सीरियस नहीं है इसके प्रति, मजाक में लेते हैं, एक साथ रहते हैं, भीड़ में जुटे रहते हैं, सरकार के गाइडलाइंस का पालन नहीं करते। अभी रात्रि में जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो 1:58 हो रहे थे। ठीक है, और आज ग्राम प्रधान का चुनाव भी है। तो रात में क्या हुआ कि रात में मैंने देखा सरकार के मना करने के बावजूद भी कम से कम 25 लोग 30 लोग एक साथ इकट्ठे होकर के और अपने जो भी है चुनावी नेता उनका नारा लगा रहे थे लोग। अब बताइए रात के 1-2 बजे, और कोविड का टाइम है, ऑलरेडी लॉकडाउन लगा है, रात्रि लॉकडाउन लगा है, रात्रि कर्फ्यू लगा है 8 बजे, शाम के 8 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक
कोरोना का डर ही नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक बात बताओ, आप ठीक है आपको कोरोना नहीं होगा, आपको डर ही नहीं लगता, लेकिन बस मुझे इतना बताओ, आप अपने घर परिवार में, आप अपने छोटे भाई बहनों से, अपने माता पिता से प्यार करते हो ना? अगर जिस दिन उनकी लाशें आपको देखनी पड़े, क्या देख पाओगे आप? ठीक है आपको नहीं होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन जो ये बीमारी है ये मतलब छूने से ही होता है ना। आप आए किसी के माध्यम से बीमारी को लेकर घर में, आप उसी लोटा में खाते हैं, उसी थाली में खाते हैं, उसी बर्तन में पानी पीते हैं, और उसी बर्तन में आपके घर के सभी सदस्य भी पीते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सभी अलग अलग पीते हैं, अलग अलग बर्तन पीते हैं, ठीक है। अगर आपकी वजह से उनको अपनी प्राण की कीमत चुकानी पड़े तो क्या आपको ये मंजूर होगा? क्या बर्दाश्त कर पाओगे? ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे ना। तो प्लीज़ अब भी समझ जाओ, जिस दिन आपके ऊपर आ जाएगी ना उस दिन आपको सच में समझ में आ जाएगा। अभी मजाक लग रहा है, मैं सीरियस होकर बोल रहा हूँ। पता है मुझे ये सब क्यों बोलना पड़ा? मुझे भी थोड़ा सा ये सब ना, मतलब मैं सीरियस नहीं लेता था, बट मुझे सीरियस लेना पड़ा क्योंकि कुछ ऐसी ना घटना हुई मेरे साथ। अभी मेरे रिलेशन में कल शादी थी, ठीक है। तो घर की जो लेडीज़ थी वो तो चली गई थी, सब लोग, मम्मी, चाची चाची, बड़ी माँ, सब ये लोग चली गई थी। शाम को मतलब घर के अन्य सदस्यों को भी जाना था, तो बच्चे लोग रेडी हो रहे थे जाने के लिए। तभी वहाँ से फ़ोन आया दोस्तों। फिर मैं रूम से निकल के बाहर गया तो मैंने छोटे भाई से पूछा क्या बात है, तो उन्होंने एक बात बताई और सुन के ना मेरा दिल द्रवित हो गया दोस्तों। वहाँ पे ना जहाँ पे शादी थी मेरे रिलेशन में, उन्हीं के मतलब जान पहचान में ही, जस्ट बगल में ही एकाएक बताएं कि वहाँ 3-4 लोग कोविड की वजह से चले गए। सोचिए, और उनकी मतलब उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। अब सोचिए मतलब उनके घर पे, जिसके घर पे मतलब ऐसी हालत हुई है, जिनके घर पर कोविड की वजह से मृत्यु हुई है, उनके घर पे क्या बीत रही होगी? क्या आपने सोचा है कभी? सच में सुन कर मेरा दिल द्रवित हो गया दोस्तों, मेरी आंख से आंसू निकल गए। और मैं तो स्पेशली अन्य लोगों को तो नहीं जानता, बट एक लोग का नाम सुनने में आया तो मैं तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता, बहुत व्यवहारिक व्यक्ति थे, ठीक है। तो प्लीज़ यार आप लोग अपनी नहीं तो कम से कम अपने परिवार की सेफ्टी कीजिए। चलिए आइए देखते हैं अपने टॉपिक पे, लेकिन प्लीज़ आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है कि कोविड से बच के रहिए और दूसरों को भी थोड़ा सा बचा करके रखिए। सैनिटाइज़र का यूज कीजिए। सरकार जो भी गाइडलाइंस करती है ना, देती है आपको, उसका पालन कीजिए, अफवाहों में मत जाइए। आइए शुरुआत करते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि हमारा जो भारत है ना, ये पता है कैसे, मतलब जो बीमारी है कैसे पता करता है। अगर आप चीख रहे, चिल्ला रहे हो तो आपको मतलब लोग समझेंगे कि इसको बहुत बड़ी बीमारी है, बट अगर आप चीख नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे ना, तो फिर मतलब ये सोचेंगे कि इसको कोई बीमारी ही नहीं है, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन कोविड ऐसी बीमारी है दोस्तों ना कि आपको चीखने चिल्लाने का मौका ही नहीं देगा, तुरंत टपका डालेगा। समझ में आया बात है आपको? इसमें लोग चीख भी नहीं रहे, चिल्ला भी नहीं रहे, अचानक से बस काम खत्म हो जा रहा है। सोचिए, ये ऐसी बीमारी है ना कि दूरियां ही दवा बन चुकी है। दूरी बनाइए, वही आपकी दवा है। चलिए टॉपिक पर अपने ध्यान देते हैं, बट कोविड से बच के रहिएगा। और क्या, देखिए 1236 में ना इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और कैसे होती है? ये जब बमियान अभियान पर जा रहे थे वहाँ पे युद्ध करने, ठीक है, तो रास्ते में ही बीमार पड़ गए और 30 अप्रैल 1236 को इनकी मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और मरने से पहले राजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। मरने से पहले राजिया सुल्तान को इन्होंने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन क्या हुआ ना कि जब ये इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका एक पुत्र रहता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है, ये गद्दी पर ज़बरदस्ती बैठ जाता है। हालांकि इनके एक ज्येष्ठ पुत्र थे जो नसीरुद्दीन महमूद, उनकी ऑलरेडी 1229 में मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। तो जब ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठ जाता है गद्दी पर, तो ये तो मतलब गलत है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जो सुल्तान थे इल्तुतमिश, इन्होंने बोला था कि राजिया बनेगी। तो इस तरह से विद्रोह होना शुरू हो जाता है राज्यों में जगह जगह पे, और यह एक अयोग्य शासक भी था। तो एक बार ऐसे ना विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली के बाहर गया। जब दिल्ली के बाहर जाता है तो राजिया क्या काम करती है कि लाल वस्त्र पहन करके अपने किले पर खड़े हो जाती है और लोगों को संदेश, मतलब एक बात बोलती है इकट्ठा करके कि जो
इनके पिताजी थे, मरने से पहले ही इनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिए थे। तो इस तरह से जनता इनके सपोर्ट में आ गई थी, ठीक है, जनता सपोर्ट में आई। और जैसे ही फिरोज शाह विद्रोह को दबा करके राजधानी आया, दिल्ली आया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। और फिर आपकी ये जो राजिया बेगम है ना, इसको यहाँ के उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हम उसके आगे पढ़ेंगे राजिया के बारे में, प्लस उसके बाद अन्य भी जो छोटे छोटे शासक हैं उनके बारे में बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे। तो आइए चलते हैं फिर, हाँ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।